हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर 3 रूरल लाइफ अंडर ब्रिटिश इंडिया। अब देखो बच्चों, क्या था यहाँ पे, रूरल लाइफ क्या होती है, मतलब जो विलेजेस होती है उनकी ज़िंदगी। ठीक है, अर्बन वर्ड जो है वो सिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं और रूरल जो है वो विलेजेस गाँव के लिए यूज़ करते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर्स के टाइम पे गाँव का क्या हाल था वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ब्रिटिशर्स को इंडिया से जो है क्या चाहिए था, लैंड रेवेन्यू चाहिए था। ठीक है, ज़मीनों पे वो अपना रेवेन्यू लेते थे। ठीक, वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा हमको रेवेन्यू मिले और हर साल मिले। ठीक है, इस वजह से उन्होंने कुछ फॉर्म ऑफ टैक्सेस लगा दिए कि इस तरीके से हमको जो है लैंड रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो देखो पहला हम पढ़ेंगे ज़मींदारी सिस्टम, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे महलवारी सिस्टम, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग रैयतवारी सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं ज़मींदारी सिस्टम में क्या था। तो देखो बच्चों, ये जो है जो ब्रिटिशर था कॉर्नवालिस, उसने इंट्रोड्यूस करा था इन 1793। ठीक है, और एक एक्ट के थ्रू करा था। उस एक्ट का नाम था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, ये कहाँ कहाँ लागू हुआ ज़मींदारी सिस्टम, बिहार में, उड़ीसा में, वाराणसी में। ठीक है, इसमें क्या था, ज़मींदारी सिस्टम में जो ब्रिटिशर्स की जितनी लैंड थी उसके 19% लैंड में ज़मींदारी सिस्टम था। ठीक है, तो 19% जो भी उनका जितना हिस्सा होगा उसमें 19% लैंड में इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम इम्पोज कर रखा था। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम का दूसरा नाम बेटा परमानेंट सेटलमेंट भी है। अब वर्ड परमानेंट क्यों पड़ा इसका नाम? परमानेंट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू था वो फिक्स था, परमानेंट था। ज़मींदारी सिस्टम में उन्होंने बोला कि भाई हर महीने मुझे 5,000 रुपये चाहिए, तो उनको अब कितना भी कल्टीवेशन हो, कम हो ज़्यादा हो, कुछ भी हो, यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू था वो परमानेंट था। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं इसको हम। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि ज़मींदारी सिस्टम में क्या था। जो ज़मींदार थे वो जो है लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देते थे। ठीक है, क्या होता था, जो कोई लैंड है बेटा उसके ऊपर तो फार्मर ही कल्टीवेशन करता है। ठीक है, किसान कल्टीवेशन करता है। अब ब्रिटिशर्स कैसे बोले कि हर भाई तुम भी लाओ रेवेन्यू, तुम भी पैसा लाओ, तुम भी टैक्स लाओ, तुम भी टैक्स लाओ, मुश्किल हो जाएगा ना। तो क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने एक ज़मींदार को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, वो उसका लैंड ओनर बन गया उस ज़मीन का। वो क्या करता था कि भाई तुम सब लाओ मेरे पास पैसा। अब ये उनके बिहाफ पे जाके ब्रिटिशर्स को दे दिया करता था। तो अब देखो ब्रिटिशर्स का काम आसान हो गया ना भाई। अगर क्लास में टीचर बोलेगी सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी मुझे ला के दो, तो क्लास में एक बड़ा हौश पौश सा माहौल बन जाएगा ना, कोई भाग रहा है, कोई ये वो। तो टीचर क्या करता है, टीचर बोलता है मॉनिटर से, जो क्लास का प्रीफेक्ट होता है, कि बच्चों तुम जो है सबसे, मॉनिटर से बोलता है कि तुम सारे बच्चों की कॉपीज़ लो, मुझे ला के दो। ईजी हो गया प्रोसीजर। ठीक है, वही यहाँ पे हुआ। तो ज़मींदार ऐसे ही करता था कि वो क्या करता था, सबसे रेवेन्यू ले लिया करता था पीजेंट से। पीजेंट जो है फार्मर्स को बोला जाता है। ठीक है, और वो जाके ब्रिटिशर को दे दिया करता था। अब देखो, अगर बेटा फेमिन क्या होता है, जिसे कहत पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, उससे क्या होता है फेमाइंस में, ये ब्रिटिशर्स बोलते थे कि भाई हमको तो जो है वो चाहिए, लैंड रेवेन्यू चाहिए, तुमने नहीं दिया तो हम तुमसे ज़मीन ले लेंगे। ठीक है, एक लॉ आया था वहाँ पर, सनसेट लॉ। तो बेटा सनसेट लॉ क्या था कि सूरज एक दिन तय हो गया, समझो 16 अप्रैल को तुम्हें मुझे ये देना है इसका रेवेन्यू। ठीक, इसके 16 अप्रैल को नहीं दिया इंसान ने, शाम होते होते जैसे जैसे सनसेट होता था, आपने नहीं दिया तो आपकी लैंड अब मेरी हो गई। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया सनसेट लॉ। ठीक है, तो सोचो कितना हार्श लॉ था। कभी फसल होती भी है, कभी नहीं भी होती है, लेकिन उनको सिर्फ अपने रेवेन्यू से मतलब था, है ना। और अगर रेवेन्यू नहीं दिया ब्रिटिशर्स को तो वो भाई हमारी ज़मीन लेकर किसी और को दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। अगर मुझे 5,000 रुपये ब्रिटिशर्स को देना है तो 5 ही देना है हर महीने। मेरा कल्टीवेशन हो सकता है मुझे 10,000 का मुनाफा हो रहा, हो सकता है मुझे 2 का हो रहा हो। ठीक है, लेकिन मुझे ब्रिटिशर्स को खाली 5,000 रुपये देना था। ये जो है रिवाइज नहीं होना था, ये वाला जो टैक्स था। ठीक है, इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि ब्रिटिशर्स के लिए जो ज़मींदार थे वो उनके लॉयल हो गए। ठीक है, अगर मैं क्लास में एक बच्चे को बोलूं कि तुमको बेटा मेरा ये काम करना है, तो वो बच्चा बोलेगा ना ये टीचर मेरी बेस्ट है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे हुआ। अब जो
उन्होंने क्या करा, अपना ट्रस्ट बनाया, लॉयल बनाया किसी एक क्लास को। तो उन्होंने एक सोसाइटी की क्लास ले ली ज़मींदार, जिनको ये हुआ कि भाई अब वो काफ़ी लॉयल हो गए ब्रिटिशर्स के। ठीक है, आगे ज़मींदारी सिस्टम। अब पढ़ते हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसके असरात क्या हुए। कोई भी जब हम बेटा लॉ लाते हैं, कुछ उसमें अच्छी बातें आती हैं, कुछ बुरी बातें आती हैं, है ना। अब उसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या हुआ। क्या हुआ कि ज़मींदार को जो है उसका लैंड का ओनर बना दिया गया। ठीक है, कि भाई ये तुम्हारी ही ज़मीन है। अब क्या हुआ, उसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। भाई कोई चीज़ तुम्हारी अपनी होगी, तुम उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे ना कि मैं इसे अच्छा कैसे कर सकता हूँ, क्या करूँ। ठीक है, तो ज़मींदार ने अपना इंटरेस्ट शो करा कि भाई मैं अब कैसे रेवेन्यू अच्छा करूँ, क्रॉप ज़्यादा उगे। ठीक है, ये हेरिडिटरी था। जो बाप की थी ज़मीन वो फिर बेटे तक आई, फिर वो उसके बेटे तक आई। ठीक है, और ज़मींदार को पूरा राइट था बेटा कि अपनी ज़मीन को वो सेल और परचेज भी कर सकें। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से ब्रिटिशर्स के लिए एक रेगुलर इनकम जनरेट होने लगी। अगर मुझे पता है कि मेरे पास बेटा 5,000 रुपये आने हैं इस महीने, अगले महीने भी, तो मैं एक अच्छी प्लानिंग कर सकती हूँ, है कि नहीं। तो वो लोग एक अच्छी प्लानिंग कर सकते थे ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी के लिए। ठीक है, अपने ट्रेड के लिए एक प्लानिंग हो जाती है। कभी कोई मुझे 2,000 ला के दे तो भाई मेरी तो प्लानिंग फेल हो जाएगी। ठीक है, तो रेगुलर इनकम से उनको एक फ़ायदा था। लेकिन अगर तुम लोग ये सोचो कि भाई रेवेन्यू तो जो है वो भाई 5,000 रुपये देना हो सकता है ज़मींदार को, 10,000 रुपये का मुनाफा हो रहा, तो नहीं, वो उनको जो इतना हाई प्राइस पे उनको टैक्स देना पड़ता था कि वो बेचारे परेशान ही रहते थे ज़मींदार। वो क्या करते थे, ज़मींदार फिर पीजेंट्स पे फोर्स करते थे कि भाई मुझे तो इतनी कल्टीवेशन में प्रॉफिट नहीं। ब्रिटिशर्स बेवकूफ़ नहीं थे कि 2,000 का सामान को बोले कि जो है नहीं बिक्री हो रही है 10,000 की, बोले कि भाई 5,000 ही ला के दो। ब्रिटिशर्स बेवकूफ़ नहीं थे। ब्रिटिशर्स तो दिखता था कि भाई यहाँ से सिर्फ 3,000 रुपये आना है, तो वो कहते थे कि अब मुझे 5 ला के दो कहीं से भी कैसे भी। ठीक है, उसका क्या होता था कि ज़मींदार भी पिसते थे और लोकल पीजेंट्स का सबसे ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन होता था। ठीक है, जो देखो इंसान सबसे नीचे होगा वो सबसे ज़्यादा पिसेगा ना, ऊपर वाला इसको बोलेगा और ये इसको बोलेगा, तो सबसे ज़्यादा जो नीचे होगा वो पिसेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम आगे। अब देखो बच्चों क्या हुआ, 19th सेंचुरी से आगे जब हम चलते हैं तो जो ग्रेन्स की जो प्राइसेस थी, जो लोग बेच रहे थे, तो ज़मींदार जो पीजेंट जो बेच रहे थे उससे उनको काफ़ी मुनाफा होने लगा। ठीक है, क्लियर है। उनका कल्टीवेशन भी एक्सपैंड हुआ, इससे फ़ायदा ज़मींदार को तो हुआ, लेकिन पीजेंट्स बेचारे हमेशा एक्सप्लॉइटेड ही रहते थे। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि भाई कोई सामान बेच के आओ, मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगी। ठीक है, वो बच्चा बेच के आया उसे 10 रुपये का। ठीक है, मुझे तो 8 रुपये का फ़ायदा हुआ, लेकिन जिसने दौड़ भाग करी, सारी मेहनत करी, उसको कितने रुपए मिले, खाली 2 ही रुपये मिले। ठीक है, ऐसी फार्मर्स का हाल था। किसी को भी फ़ायदा होगा, लेकिन बेचारे जो फार्मर्स होते थे उनको कभी फ़ायदा नहीं होता था। ठीक है, दूसरा टर्म आया यहाँ पे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड होते थे, ज़मींदार होते थे जिनको खाली रेवेन्यू से मतलब होता था। ठीक है, तो वो क्या करते थे, भाई अब ज़मीन है उनके पास, वो एक टेनेंट को बिठा दिया करते थे, एक किराएदार को। ठीक है, कि भाई मुझे तो यहाँ से 5,000 रुपये हर हालत में चाहिए और मैं जा रहा हूँ विलेज से दूर, कहीं शहर, कहीं और किसी और जगह। ठीक है, तो ऐसी ज़मींदार को क्या बोला जाता था, जो चला जाएगा, जो एब्सेंट होता था अपनी ज़मीन पे से, उसको बोला जाता था एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। ठीक है, ये वर्ड क्लियर हो गया आप लोगों को। बच्चों मुझे क्लास 8 से इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, SST से, थैंक यू सो मच। और तुम लोग प्लीज़ एक थैंक यू ज़रूर बोल दिया करो, मुझे लगता है कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे इसका रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, और जिस बच्चे को क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या एडिशनल कुछ चाहिए तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हो चैनल की। ठीक है, दैट इज़ जस्ट बहुत कम पैसों की, इट इज़ जस्ट 59 रुपीज़। ठीक है, तो आपको कोई एक्सरसाइज करवानी है, क्वेश्चन आंसर्स एनीथिंग, तो वो आप करवा सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ आगे। फिर आया हमारा दूसरा सिस्टम है रैयतवारी सिस्टम। ठीक, अब रैयतवारी सिस्टम में क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए। ये किसने शुरू करा, थॉमस मॉनरो ने शुरू करा। ठीक है, ये इंडिया के सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा फेमस हुआ रैयतवारी सिस्टम। ठीक है, इसकी जो मेजर फॉल्ट थी बेटा, सबसे बड़ी जो कमी थी इसकी, वो ये थी, इसमें टैक्स बहुत ज़्यादा था, एक्सेसिव टैक्स था कि भाई तुम्हें मुझे 10,000 रुपये हर महीने देने ही देने हैं, कुछ भी करो कहीं से भी। ठीक, पीजेंट्स क्यों खुश थे इससे थोड़ा सा स्टार्टिंग में, क्योंकि वही
इसके लैंड ओनर्स थे। अब क्या हुआ, ज़मींदारी सिस्टम में तो बीच में ज़मींदार आ गया था ब्रिटिशर्स और पीजेंट्स के, लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में पीजेंट्स और ब्रिटिशर्स आपस में खुद ही जो है पूरा वो करेंगे, ठीक है। पीजेंट्स ने कल्टीवेशन करा, रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को दे देंगे जाकर, ठीक है। तो भाई पीजेंट्स ही जो है अपने लैंड ओनर्स थे और उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल थे अपना पे करने के लिए, ठीक है। और टैक्सेस जो है हर 20 से 30 साल के बाद वो लोग रिवाइज करते थे। रिविजन में क्या होता था बेटा, बढ़ाया ही करते थे, कम तो कभी नहीं होता था, ठीक है भाई। 10,000 रुपये 20 साल के बाद जब बैठते थे कि भाई देखते हैं कैसा है, तो कहते थे अब तुम हमें 20,000 लाओ, 30,000 लाओ, ठीक है। ये जो है जो ब्रिटिशर्स की जो भी स्टेट्स थे इंडिया में, उसके 51% में फैला हुआ था रैयतवाड़ी सिस्टम। मतलब सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी सिस्टम इंडिया में इन लोगों ने इम्पोज करा, ठीक है, क्लियर है। अब इतने पीजेंट्स परेशान हो गए थे जिसकी वजह से वो अपनी ज़मीन छोड़ छोड़ के भागने लगे, ठीक है, क्लियर है। आगे समझ में तुम लोग को रैयतवाड़ी सिस्टम। अब आ जाओ अगले पर, दैट इज महलवाड़ी सिस्टम। देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड सिस्टम पे, दैट इज महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। ये किसने स्टार्ट किया था, ब्रिटिश ऑफिसर थे हॉल्ट मैकेंजी, उन्होंने 1822 में ये इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। और ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, अवध में, पंजाब में, ठीक है। इसमें क्या था महलवाड़ी सिस्टम में कि खूब सारे विलेजेस एक ग्रुप बन जाया करते थे, ठीक है, कि हम एक हैं, इसको कहा जाता था महल, ठीक है, इसीलिए इसका नाम महलवाड़ी सिस्टम पड़ा है। यहाँ पर एक हेडमैन, जो सबसे सरपंच समझ लो, कोई भी एक मुखिया बना दिया करता था, इस ग्रुप का एक मुखिया बन जाया करता था, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेडमैन, ठीक है, उसको अपॉइंट कर दिया जाता था। अब ये हेडमैन ही ब्रिटिशर्स को जो है रेवेन्यू देगा, ठीक है, क्लियर है। इसमें विलेजेस एक साथ आते थे, याद रहेगा। ये जो है जो ब्रिटिश इंडिया था, जितना भी बड़ा ब्रिटिश इंडिया था, उसके 30% में महलवाड़ी सिस्टम लागू था। तो देखो ये थोड़ा सा रैयतवाड़ी से कम हो गया ना, और सबसे कम ज़मींदारी सिस्टम हो गया, वो 19% था खाली, ठीक है। चलो अब जो इसका जो टैक्स था वो हर 20 से 30 साल के बाद जो है वो रिवाइज किया जाता था कि देखते हैं चलो बढ़ाना है कम करना है, लेकिन ज़्यादा ही करते थे 20 से 30 साल के बाद, ठीक। इसको जो है टेम्प्रेरी ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता था, महलवाड़ी सिस्टम को। क्यों वर्ड देखो, ज़मींदारी सिस्टम क्यों आया, क्योंकि एक हेडमैन तो बनता ही था, है ना, एक हेडमैन बनता था जो ब्रिटिशर्स को जो है पैसा दिया करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रेवेन्यू था वो टेम्परेरी था, चेंज हो सकता था, इसीलिए उसका पूरा नाम पड़ा टेम्परेरी ज़मींदारी सिस्टम। इस उसमें जो सिस्टम था, बस इसमें ये था कि विलेजेस का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका प्रिजर्व करा गया कि हाँ भाई विलेजेस नाम का कोई चीज़ होती है, ठीक है, उनकी यूनिटी को देखा गया, ठीक। अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ महलवाड़ी सिस्टम कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पर। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। तो देखो महलवाड़ी सिस्टम जब लागू हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर से ज़मींदार जो हैं वो डोमिनेट करने लगे। जो पावरफुल भाई आदमी था, जो पावरफुल होता है वही डोमिनेट करता है, ठीक है। और जो छोटे छोटे फार्मर्स थे उनसे अगर वो रेवेन्यू नहीं देते तो उनकी लैंड को छीन लिया जाता था, ठीक है। और पावर जो है वो पूरी, जो कुछ अमीर लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके हाथ में सारी ज़मीनें आ गई, ठीक है। टैक्सेस होते थे कि भाई पीजेंट्स को देनी है टैक्सेस, वो नहीं दे पाते थे तो भाई उनकी ज़मीनें छीनी और वो पावरफुल लोगों के हाथों में दे दी, ठीक है। हर सिस्टम में यही हुआ है, क्योंकि टैक्सेस बेटा इतने ज़्यादा होते थे ना कि वो जो फार्मर होता था वो टैक्स दे नहीं पाता था, वो जाता था मनी लैंडर्स के पास, पैसे होते नहीं थे तो कहता था भाई कुछ लोगों के पास, कि कुछ मनी लैंडर्स होते थे कि भाई हमें तुम कुछ पैसे दे दो ताकि हम अपना इस महीने का रेवेन्यू दे दे, टैक्स दे दे। वो कहता ठीक है भाई मेरे पास से ले जाओ, लेकिन तुमने मुझे अगर अगले महीने तक नहीं दिया तो तुम्हें मुझे उसका 10 गुना पे करना पड़ेगा, उसका 5 गुना पे करना पड़ेगा। तो देखो जो इंसान अभी नहीं दे पा रहा है वो अगले महीने से उसका 10 गुना 5 गुना कहाँ से पे करेगा। इस वजह से जो है फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। अब देखो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि ब्रिटेन में क्या है, बहुत ठंडी पड़ती है, जब बहुत ठंडक होती है तो क्रॉप्स इतने ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना। इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो सॉइल है वो क्या है, वो एग्रीकल्चर फीजिएबल है ना, हमारे यहाँ कितना अच्छी खेती बाड़ी होती है। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना हम इंडियन फार्मर्स को बोले, प्रेशराइज करें कि भाई तुम हमारे लिए कुछ क्रॉप्स ग्रो करो, ग्रो हो जाएंगे तो वहाँ ले जाओ,
ब्रिटिश वहाँ पे जाके सेल करो तो कितना फ़ायदा होगा। इन्होंने क्या शुरू करा, कहते थे इंडिगो, नील जो होता है ना, कपड़ा, वहाँ पे कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थी, उन्होंने सोचा नील इंडिया से लेके जाओ। सिल्क था, कॉटन था, ओपियम, अफीम जिसे कहा जाता है, ठीक है, पेपर, काली मिर्च, चाय की पत्ती, चीनी, वो इंडिया में ग्रो करते थे, ठीक है, क्लियर। फ़ायदा उनको हो रहा है ब्रिटिशर्स को, एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है, हमारे फार्मर्स का हो रहा है, ठीक है। देखो ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा उनको सिर्फ अपने फ़ायदे की थी कि उनका एक्सप्लॉयटेशन और ब्रूचल, उनकी बोलेंगे ना, ब्रूचल मतलब बहुत ख़राब दिल का, बहुत ख़राब चीज़, ठीक है। तो उसका क्या हद थी कि उन्होंने चाइना में ओपियम वॉर भी करी। क्या था, उन्होंने अभी हम आगे पढ़ेंगे, चाइना में टी सेल करते थे, टी लेके जाते थे और इन रिटर्न वो चाइना को सिल्वर देते थे। अब रास्ता तो उन्होंने देख लिया चाइना जाने का, उन्होंने सोचा क्यों ना हम अफीम भी चाइना को बेचें। चाइना में बैन था, उन्होंने मना किया, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ओपियम वॉर कर दी, एक लड़ाई करी जिसका नाम क्या था, ओपियम वॉर। तो देख रहे हो, जहाँ जाते थे लड़ाई झगड़ा परेशान यही सब करते थे, खाली अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ ओपियम। जो अफीम है उसका कल्टीवेशन जब शुरू हुआ उन्होंने करा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, चाइना पहुँचे, सबसे पहले टी लेकर, चाय की पत्ती लेके चाइना पहुँचे। चाइनीज़ ने कहा कि भाई हमारे पास सब कुछ है, तुम हमको इन रिटर्न सिल्वर दे दो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने जो है चाइना को क्या दिया, सिल्वर दिया, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, चाइनीज से टी लेके आते थे ये लोग, चाइना से टी लाते थे, ठीक है, सही है, और सिल्वर उनको देते थे, ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ, इसके बदले जब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक रास्ता ढूंढ लिया चाइना जाने का, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे अफीम की जो है ट्रेड शुरू कर दें, ठीक है। तो भाई चाइना ने मना करा, तो ब्रिटिशर्स और चाइनीज़ के बीच में कौन सी वॉर हुई, ओपियम वॉर हुई, ठीक है, ओपियम वॉर, ठीक है, क्लियर। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो पर, ठीक है। ओपियम वॉर तो हमने पढ़ ली कि चाइनीज़ और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई ओपियम वॉर, ठीक। अब कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के यहाँ जो है वो कपड़े की फैक्ट्री थी, तो उन्हें नील की ज़रूरत पड़ती थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम नील इंडिया में प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो उन्होंने बंगाल में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर चल रहा था, बहुत फ्लरिश कर रहा था बंगाल जो है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बंगाल में इससे ज़्यादा कल्टीवेशन स्टार्ट किया जाए, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया कि भाई हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, ठीक है। देखो दो तरीके का था यहाँ पर, अच्छा वो आगे पढ़ते हैं, जो दो तरीके का सिस्टम था इंडिगो की कल्टीवेशन में। अब देखो फार्मर्स को कहा गया तुम हमें साइन करो कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसको हम तुम्हें लोन देंगे, ठीक, लेकिन तुम्हारी जो पूरी ज़मीन है, समझो 1000 मीटर की ज़मीन है, उसमें तुम 25%, 100 मीटर की अगर ज़मीन है तुम्हारी, तो 25%, 25 मीटर पे तुम्हें खाली इंडिगो ही कल्टीवेट करना है। अब देखो फार्मर्स बेचारे हर वक्त लोन लिया करते थे, एक साइकिल सी घूमती थी कि भाई अभी यहाँ से कर्जा वहाँ से कर्जा, तो वो चाहते थे कि भाई ऐसा सामान उगाओ जैसे चावल है, कुछ और है, कि उससे मेरा जो है भला हो उसे बेचकर। लेकिन ब्रिटिशर्स कहते थे कि नहीं भाई, तुम्हें इतने लैंड पे वो इंडिगो ही कल्टीवेट करना है, तो चावल वावल नहीं, अपनी मर्ज़ी से नहीं करोगे, हमारी मर्ज़ी से इंडिगो ही कल्टीवेट करोगे, ठीक है। तो बेचारे परेशान रहते थे फार्मर्स। दूसरी बात, अगर वो सोचे चलो इस साल इंडिगो कल्टीवेट करते हो, अगले साल चावल कर दूंगा, क्या होता था बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब कर दिया करती थी, ठीक है, कि सॉइल अगले साल बंजर कर दिया करती थी, कि अगले साल भी इस काबिल नहीं रहती थी कि आप कोई क्रॉप ग्रो कर पाए, और फार्मर को तो पैसे चाहिए सॉरी ब्रिटिशर्स को। तो सोचो इसकी वजह से जो है फार्मर्स बड़े परेशान थे, ठीक है। इसको बोला गया रियॉटी सिस्टम, ठीक है, सही है। और जो फार्मर्स थे उनको क्या बोला गया, रियॉट्स, ठीक है। ये वाला उसको दूसरा नाम भी था, उसका दूसरा नाम था सट्टा सिस्टम, कि भाई सट्टा लगता था कि भाई इतना मुझे पैसा चाहिए यहाँ से, ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। दूसरा सिस्टम था इनका निज कल्टीवेशन। अब देखो रियॉटी कल्टीवेशन और निज कल्टीवेशन में क्या फ़र्क है। निज कल्टीवेशन में जो प्लांटर्स होते थे वो ब्रिटिशर्स खुद होते थे,
ठीक है, उनके अपनी ज़मीनें होती थी, ठीक। वो बोलते थे हमारी ज़मीन पे तुम आ जाओ इंडियन फार्मर्स, तुम काम करो, ठीक, हम तुम्हें हर महीने का पैसा दे दिया करेंगे। आगे समझ में, निज कल्टीवेशन में और रियोटी कल्टीवेशन में फार्मर्स की ही जो है ज़मीन होती थी, ठीक, सही है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे थे, अपने अपने नुकसानात थे। अब आ जाओ तुम नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे जैसे एग्रीकल्चर इंडिया में तरक्की करने लगा, उसका फ़ायदा तो हो रहा था, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा था? खाली ब्रिटिश ट्रेडर्स को और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को ही हो रहा था, ठीक है। जो उनकी तरफ से जितनी भी पॉलिसीज़ आई थी एग्रीकल्चर से, एग्रेरियन पॉलिसीज़, उससे क्या होता था कि अगर फार्मर कोई रेवेन्यू नहीं पे कर पाता था तो उसकी ज़मीन ले लिया जाती थी। तो सारे फार्मर्स, लेबर्स जो है लैंडलेस होते चले गए, उनकी ज़मीनें गायब होती चली गई, ठीक है। दे यूज टू लूज देयर लैंड, ठीक। अगर भाई उनके पास पैसे नहीं है, कहते थे हमें पास पैसे नहीं है रेवेन्यू देने के लिए, टैक्स देने के लिए, तो उनको फोर्स करा जाता था कि भाई अब तुम मनी लैंडर के पास जाओ, उनसे जाके लोन लेके आओ और हमको तो भैया हमारा पैसा चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक है तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लैंडर्स, ठीक है। जो पैसे वाले लोग होते थे उनसे लोग जाते थे, फार्मर्स कहते थे भाई हमें पैसा दे दो, ठीक है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू इतना ज़्यादा था वहाँ पर, जिसकी वजह से उनको देना मुश्किल होता था, ठीक। वो जाते थे, अगर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 10 रुपये देंगे, ठीक है, लेकिन मुझे अगले महीने तुम्हें 50 रुपये लौटाने, तो वो इतने ब्याज जो बोलते हैं ना, ब्याज जो होता है, ठीक है, वो इतने हाई रेट पे दिया करते थे कि वो फिर बेचारे परेशान हो जाते थे, ठीक है। दूसरी बात, तो ये हेल्प नहीं करते थे मनी लैंडर्स, जैसे लगता था कि भाई हेल्प करें ना, उन्हें और फंसा दिया करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो बेटा गलत होती है। आगे चल के ना अगर कोई किसी की हेल्प कर सकता है तो जो है एक ह्यूमैनिटी लेवल भी होता है ना। अगर मानो मेरे पास अगर 100 रुपये हैं, ठीक है, कोई अगर आएगा मुझसे लेने और वो परेशान है, तो कोशिश करो कि भाई तुम ठीक है अगले महीने दे देना, 2 महीने के बाद देना, लेकिन मुझे 100 के 100 ही वापस करो, 100 के कभी 120 मत लेना, ठीक है बेटा। क्योंकि उससे क्या होता है, आज वो परेशान है, भगवान ना करे कल को कोई और परेशान हो, हम ही परेशान हो, हमारे पास ऐसा वक्त आएगा, ठीक है। और ये चीज़ एक्सप्लॉयटेशन की बेटा आजकल बहुत आम हो रही है। मैं ये देखती हूँ सोसाइटी में, जो परेशान है उसको भी ज़रूरत पड़ी है, किसी के पास जाता है पैसे दे दो, 5,000 रुपये दे दो, कुछ काम है, तो बोलते हैं अभी ले लो, नेक्स्ट मंथ तो मुझे 10% की उस पर ब्याज देना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये चीज़ गलत होती है, ठीक है। आपके पास अगर भगवान ने इतना पैसा दिया, आप किसी की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, तो बगैर किसी से इंटरेस्ट ले हुए उसकी हेल्प करना चाहिए, ठीक है, सही है। चलो अब आता है, तो वो बहुत हाई रेट पे उसको पैसे वो करते थे, बोरो करते थे। दूसरी बात, वो झूठ भी बोलते थे, लिए हैं 10 रुपये, वो चुपचाप लिख दिए करते थे 20 रुपये, उसका फॉर्ज सिग्नेचर्स, झूठे सिग्नेचर्स ले लिया करते थे, उसकी ज़मीनें हड़प लिया करते थे, ठीक है, कुछ का कुछ हिसाब कर दिया, अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब में गड़बड़ी। तो देख रहे हो, जो मतलब जिसको जहाँ मौका मिलता था वो वहाँ पे गरीबों को एक्सप्लॉइट करता था, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो बच्चों अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ फेमाइंस। क्या होता था जब सूखा पड़ जाया करता था, ठीक है, लोग वैसे ही इतने परेशान हैं और सूखा पड़ गया तो क्या होता था, उनकी और खस्ता हालत हो जाती थी, पीजेंट्स की और ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते थे, ठीक है। उसकी वजह क्या होती थी बेटा, मानो कि जो है ड्रॉट आ गया, पानी नहीं हो रहा है, ठीक है, बारिश ही नहीं हो रही है, या फिर समझो फ्लड आ गया, क्रॉप सारी ख़राब हो जाती है, या फिर क्रॉप्स को जो है कोई डिज़ीज़ हो गई, ठीक है। देखो वैसे ही इंसान परेशान है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, ऊपर से क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस बढ़ा दिए, जो मनी लैंडर्स हैं उनका ख़राब ट्रीटमेंट, लैंड रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। तो सोचो इन चीज़ों की वजह से किसान कितना परेशान हो जाता था, एक भुखमरी सी छा जाती थी, है कि नहीं, लोग मर जाया करते थे, ठीक। तो देखो 1876 से 78 के बीच में जो फेमिन आया उसमें 8 लाख पीपल की डेथ हुई थी, मद्रास, हैदराबाद, महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी और पंजाब में, ठीक है। फिर 96 से 97 के बीच में हुई, 45 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। देख रहे हो कितना बड़ा डिज़ास्टर होता था। फिर बंगाल में जो आया 1943 में, उसमें 3 मिलियन लोग के अराउंड जो है लोगों ने अपनी जान खोई थी, ठीक है। तो देख रहे हो कितना बड़ा इसका
नुकसान इम्पैक्ट होता था। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है मोफ्लाज रिवॉल्ट। तो देखो केरला के जो पीजेंट्स थे उनको मोफ्ला कहा जाता था, ठीक है, दे वर मुस्लिम पीजेंट्स, ठीक। अब देखो तुम किसी को बहुत ज़्यादा सताओगे, थोड़े दिन तो वो आदमी चुप रहेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद तो वो बोलेगा ना, आवाज़ उठाएगा। वैसे ही पीजेंट्स का था। जब ब्रिटिशर्स टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट करे जाते, फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, आवाज़ अपनी उठाई, ठीक है, मोफ्लाज ने आवाज़ उठाई, उनको बोला जाता है मोफ्लाज रिवॉल्ट। तो ये 1860 से 70s के बीच में हुआ, और ये किसके खिलाफ था, अगेंस्ट द रिच लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। क्या था यहाँ पे, इन द मिडल ऑफ अगस्त 1921 जो मुस्लिम पीजेंट्स थे उन्होंने ज़मींदार के अगेंस्ट जो है अपनी आवाज़ उठाई कि भाई अब हमको जो है ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं चाहिए, ठीक है। ये डेक्कन में भी स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था डेक्कन राइट्स, पूना में शुरू हुआ ये 19th सेंचुरी में, ठीक है। क्या करा, जो पीजेंट्स थे उन्होंने जो ज़मींदार थे और जो वो होते थे मनी लैंडर्स थे उनको जाके अटैक करा। भाई आदमी परेशान हो जाता है तो क्या करता है, उनको अटैक ही तो करेगा, रिवॉल्ट करेगा ना, आवाज़ उठाएगा। तो वही ये मोफ्लाज रिवॉल्ट था, ठीक है, याद रहेगा। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इंडिगो रिबेलियन और उसका इंडिगो कमीशन। इसको ब्लू रिबेलियन भी कहा जाता है। ब्लू क्यों, क्योंकि नील नीले रंग का होता है ना, ब्लू कलर का, इसलिए इसको इंडिगो रिबेलियन और ब्लू रिबेलियन कहा जाता है। क्या हुआ, 1859 में जब बहुत ज़्यादा ये लोग जो रियॉट्स थे, फार्मर्स जो थे बंगाल के, वो इतने परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि भाई अब हम तुम, वो उन्होंने रिफ्यूज़ करा, अब हम तुम्हें कोई रेवेन्यू नहीं देंगे। ब्रिटिशर्स को बोला उन्होंने सीधा सीधा, ठीक है, कि भाई हम इतने मुश्किल से उगा रहे हैं, हम तुम्हें इतने कम पैसों पे से बेचते हैं, ठीक, तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने क्या करा, जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी उन पे जाके अटैक करा। किस चीज़ से, जो भी उनके पास था, भाला, सॉर्ड्स, बोज, स्पेयर्स, एरो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पैसों की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि भाई हम तो देखो इंडिगो का कल्टीवेशन अभी भी करेंगे, इंडियन फार्मर्स से ने कहा। तो जो उनके और जिन्हें नहीं करना था उन्होंने कहा भाई हम तो तुम्हें सीधा सीधा बाइकआउट करेंगे, हम तुमसे दोस्ती नहीं रखेंगे अगर तुमने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, उनको इंडिगो बना के दिया, ठीक है। इस जो लड़ाई में वुमेन ने भी, औरतों ने भी साथ दिया, ठीक है। अब देखो इसको अभी रिबेल करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए तुम्हें किसी का साथ चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मर्स थे उनको ज़मींदार ने, विलेज हेडमैन ने उनका साथ दिया, ठीक है। उनको लगता था कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनके साथ है, क्योंकि गवर्नमेंट को देखो समझ में आ रहा था, कमीशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट को समझ में आ रहा था कि ये ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और जो ये रियॉट्स हैं ये इनके लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, उनका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। वो भी समझ रहे थे इसको। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगली दफ़ा से तुम लोग जो है वो मत उगाना, ये इंडिगो मत उगाना, लेकिन अभी जो भाई फसल खड़ी हुई है इसको तो ज़रा सा पूरा कर दो, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो इंडिगो की जो फार्मिंग थी ये बंगाल से शिफ्ट हो गई, बिहार की तरफ आ गई, ठीक है, चंपारण में। अब यहाँ के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करा कि भाई वहाँ से हटे तो यहाँ पे आ गए, तो हम लोग हमारे सर पे। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो उन्होंने चंपारण से ही सत्याग्रह मूवमेंट इस टाइम पे शुरू करा, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो बच्चों, अब देखते हैं एट द सेम टाइम एल्सफेयर, बाकी दुनिया में और क्या हो रहा था। देखो 19th सेंचुरी के अराउंड इंडिया से हज़ारों और चाइना से बहुत सारे लेबर्स जो है बाहर जाके काम करने लगे, प्लांटेशन करते थे, सड़कें बन रही हैं, रेलवे ट्रैक डल रहे हैं, वो सब वहाँ पे काम करा करते थे, ठीक है। लेबर्स ने बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे थे कि हमें तुम लोन दे दो, हम तुम्हारा काम करें। तो उन लेबर्स को क्या कहा जाता था, बॉन्डेड लेबर्स, बॉन्ड साइन कर दिया करते थे ना, कॉन्ट्रैक्ट। ज़्यादातर लेबर्स कहाँ के थे, ईस्टर्न यूपी, बिहार और सेंट्रल इंडिया के, ठीक। बेटा इतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू बढ़ चुका था कि ये इतने परेशान रहते थे सारे जो लेबर्स वगैरह थे कि ये जो है ना, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो भी बहुत कम हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। फिर ये लोग बाहर जाके जब काम करते थे तो ये इंडेंचर्ड लेबर बन के काम करते थे, मतलब ऐसी लेबर जो साइन कर चुकी होती है कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो अब उसे पैसा नहीं दिया जाता है क्योंकि पहले ही वो इतना पैसा, इतना रेवेन्यू उठा दिया करते थे, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम सुभाष चंद्र बोस पे। इन्हें क्या कहा जाता है, इनका दूसरा नाम क्या है, नेताजी कहा जाता है ना, नहीं इनका टाइटल है। चलो, ही वॉज बॉर्न इन कटक, कहाँ पैदा हुए थे, कटक में पैदा हुए थे, उड़ीसा, ठीक है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के वन ऑफ द फेमस लीडर थे, ये बहुत ही फेमस लीडर हुआ करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। लेकिन बाद में इनका इतना पार्टिसिपेशन देखकर इन्हें इसको प्रेसिडेंट बना दिया गया था, ठीक है। और जो है लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको यहाँ से अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद ये कहाँ चले गए थे, ये जर्मनी और जापान चले गए थे, ठीक है, मिलिट्री का कुछ सीखने के लिए, ठीक है। वहाँ से इन्होंने मिलिट्री की सपोर्ट ली ताकि वो इंडिया से ब्रिटिशर्स को निकाल सकें। जापान ने इनको पूरा साथ दिया इनका, ठीक है। इन्होंने एक आर्मी बनाई, इंडियन नेशन आर्मी। जो इन्होंने आर्मी बनाई जापान के साथ, उसका नाम क्या था, इंडिया नेशन आर्मी, ठीक है। और इन्होंने बर्मा पे अटैक करा, बर्मा फ्रंट पर, ठीक है। बहुत कम टाइम, बहुत ज़िंदगी इनकी काफ़ी छोटी थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना देश का प्रेम, पेट्रियाटिज़म, नेशनलिज्म लोगों को के लिए तक जो है पहुंचाया, ठीक है। होता है ना, इंसान कहते हैं ना बहुत लंबी उम्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन छोटा जियो, लेकिन ऐसा जियो कि लोग बोले कि हाँ भाई कोई था आदमी जब जाए तो, ठीक है। वही थे सुभाष चंद्र बोस। वीडियो बेटा पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर करना, मैं क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।